हेलो बच्चा लोग, कैसा है आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही मस्त, जबरदस्त और सबसे ज्यादा खुश इंसान होगे। ठीक है। ओके। चलो तो बच्चा, हमने जो चैप्टर पढ़ा था ना कल, हमने क्या पढ़ा था आप सबको पता है? हमने अपना जो हृदय था ना उसका पूरा ट्रीटमेंट कर दिया था। ट्रीटमेंट करने का मतलब कि उसके बारे में एक एक नॉलेज हमने इकट्ठा करी थी। ठीक है, वो हमारी बॉडी में कैसे ब्लड को सप्लाई करता है। अब देखो, थोड़ा सा अगर मैं रिकैप करूं तो आप देखो यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। तो अगर हम करें, तो देखो यहाँ पे मैं आपको क्या शो करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, हमने हर्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हर्ट क्या होता है? सिंपल सी बात है, सबको पता है। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि इस पे हाईलाइटेड हो। तो देखो, हमने इस हर्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा हर्ट होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद कैसे सप्लाई होती है, जैसे ये वाला जो सिरा है आपका, शरीर के निचले भाग से महासिरा आपका निकला हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका ब्लड होता है वो नीचे पोर्शन, हमारी बॉडी का जो नीचे वाला पोर्शन होता है बच्चा ना, जैसे ये है, यहाँ पे हर्ट है, तो नीचे जो हमारी बॉडी है उसके नीचे का जो ब्लड है वो इसमें एंट्री करता है। और फिर यहाँ से क्या होता है, पूरी बॉडी में जो ब्लड का है वो सप्लाई होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपको, अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करूं, तो देखो ये मेरा बीच में क्या है, हर्ट है, आपको दिख रहा है। ये आपको रेड कलर का दिख रहा है और ये आपको ब्लू कलर का दिख रहा है। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि जो रेड कलर वाला ब्लड है वो क्या है, वो ऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब कि इसके अंदर आपका ऑक्सीजन छुपा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन छुपा हुआ है नहीं है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ चल रहा है। ठीक है। और जो आपका ब्लू वाला है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके। तो अब देखो, यहाँ पे हमारा लंग्स है। ठीक है, लंग्स हमारा क्या करता है, ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। प्योरीफाई इन द सेंस आप बोल सकते हो कि जो CO2 युक्त ब्लड होता है ना उसको किस में कन्वर्ट करता है, O2 युक्त ब्लड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अच्छा, और हार्ट, सिंपल सी बात है, उसको वो पंपिंग का काम करता है। ठीक है। तो ये मोटी मोटी इंफॉर्मेशन थी। ठीक है। उसके बाद, इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारा क्या था, इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था रक्तदाब। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में जो रक्त होता है वो कौन लेके जाता है, रक्त वाहिनियां लेके जाती हैं। और ये रक्त वाहिनियां बेसिकली हमने दो टाइप का कंसीडर किया था। पहला मैंने आपको धमनी बताया था और एक बताया था क्या, सिरा। ठीक है। अब कहीं कहीं आपको महाधमनी या महासिरा भी देखने को मिलेगा, जैसे ये महाधमनी है आपका। ठीक है, और यहाँ पे महासिरा है। ठीक है, तो जो महासिरा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को क्या करता है, अपने अंदर सर्कुलेट होने देता है। और जो महाधमनी होती है या फिर धमनी आप कह सकते हो, ये क्या करती है, ये ब्लड को, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको क्या करती है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है। ठीक है। इन दोनों में फर्क होता है। अब देखो, इसमें वॉल्व होता है। वॉल्व क्या होता है? वॉल्व वॉल्व युक्त होने का मतलब ये होता है कि ये जो इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है बच्चा ना, ये मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। ऐसा नहीं कि पता चला कि ऐसे इसमें ब्लड जा रहा है और अचानक से क्या हुआ, हार्ट ने पंपिंग, अपना थोड़ा पंप करने का सीन कम कर दिया तो ये ब्लड पीछे की तरफ आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो वॉल्व का मतलब क्या होता है कि अगर एक बार ब्लड अंदर, जैसे नहीं होता बचपन में, मैंने आपको बताया ना था कल वाले एग्जांपल में, कि जब आप टायर में हवा भरते हो, ठीक है, तो हवा जा तो चली तो जाती है उस पंप के थ्रू, लेकिन क्या वापस उस रास्ते निकल पाती है? नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि वहां पे एक वॉल्व होता है छोटा सा, अगर आप नोटिस करो, ऐसे छोटा सा होता है, वो रबर टाइप का होता है। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बताऊँ ना, बचपन में जब मैं साइकिल लेके जाता था ना, कभी-कभी वहाँ से जो है ना हवा निकलती थी। तो मैंने उससे पूछा, यार यहाँ से तो हवा निकलती नहीं, तो यहाँ अब क्यों निकल रही है? तो बोलता है जो तुम्हारा वाल्व है ना वो साइड से फट गया है। ठीक है। तो फिर वो क्या करता था, उसको निकाल के नई वाल्व काट के उसके अंदर एंटर करता था, तो फिर क्या होता था, वो मेरी मेरी मतलब साइकिल सही हो जाती थी, कहने का ये मतलब है। ओके। उसके बाद जस्ट अ मिनट, उसके बाद हम, हो रहा है ना रिकॉर्डिंग? ठीक है, चल रहा है, सब सही चल रहा है। पता चला मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ और उधर चल ही नहीं रहा है, तो फिर तो हो गया काम तमाम। ठीक है, तो ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। ओके। तो यहाँ पे देखो, आप ये सारी टर्मिनोलॉजी याद कर लो। फुफ्फुस से फुफ्फुसीय सिरा क्या होता है, और यहाँ पे देखो फुफ्फुस के लिए फुफ्फुसीय धमनी क्या होती है। देखो, आप कभी कभी लोग पूछते हैं कि धमनी में तो रेड, मतलब रेड कलर का ब्लड, रेड कलर का मतलब नहीं कि O2 युक्त ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट करता है, लेकिन यहाँ पे तो, यहाँ भी धमनी वर्ड का यूज हुआ है, लेकिन आप देखो ना यहाँ पे फुफ्फुसीय धमनी वर्ड यूज हुआ है। तो ये इतना पोर्शन जो होता है वो हमारी धमनी का
वो कार्बन डाइऑक्साइड जेनेटेड ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें है। और ये नीचे एक तरह से आप दिखा सकते हो ना, पूरी बॉडी का क्या है, एक एक से अंग है, ठीक है। ये आगे चल के जो हमारी धमनी होती है, महाधमनी, ये धमनियों में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, और हर एक ऑर्गन तक ये क्या होती है, पहुंचती है। जब हर एक अंग तक पहुंचेगी तो सिंपल सी बात है, हर एक कोशिका उसके टच में आएगी, और फिर हर एक कोशिका जब टच में आती है बच्चा ना, तो सबको भैया ये लो पूरी, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो। अब जैसे होता नहीं है कि मान लो हम क्या करते हैं जब मान लो कहीं हम डोनेशन देने गए, ठीक है, या फिर हम किसी अनाथालय में गए, तो हम क्या करते हैं, ढेर सारा फल लेके जाते हैं, ठीक है। और वो फल क्या करते हैं, फिर बच्चों को बोलते हैं ये तुम रखो, ये तुम रखो, ये तुम रखो। हम बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं, ठीक है। फल लेके गए और सबको बांटना शुरू कर दिया, ठीक है। मूवीज में मैंने देखा, वैसे डोनेशन करना ठीक, अच्छी बात है, करना चाहिए, ठीक है। छोड़ो यार, हटाओ। तो उसी तरह क्या होता है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स में क्या होता है, जगह जगह हर एक अंग को मिलता है, ठीक है। हर एक अंग को मिलता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बहुत अच्छा बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो रक्तदाब, सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक चीज बताया था, याद करो। वो चीज क्या थी, एक पाइप है, ठीक है। आपको पता है ना पाइप, ठीक है। इस पाइप में क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब सिंपल सी बात है यार, अगर किसी पाइप में ब्लड फ्लो हो रहा है, या फिर किसी पाइप में मान लो पानी फ्लो हो रहा है, सिंपल सा, जैसे हमारे गाँव में क्या होता है, ट्यूबवेल होता है। तो ट्यूबवेल में क्या होता है, मोटर लगा होता है, और मोटर मोटर लगा होता है, और मोटर से क्या होता है, बताओ। और मोटर मोटर का मतलब होता है कि वो मोटर क्या कर रहा है कि पानी निकाल के उस पाइप में फ्लो करा रहा है। अब जब पानी पाइप में फ्लो होगा, तो जो पानी होगा वो उस पाइप का जो दीवारें हैं उस पे क्या करेगा, एक एक वो फोर्स लगाएगा ना, एक बल लगाएगा ना, तो उसी बल को तो हम दाब कहते हैं, ठीक है। अब सोच के देखो ना, आपने कोई पाइप बहुत बड़ी बिछा दी और उसमें से पानी फ्लो हो रहा है। अचानक से कभी-कभी आपने नोटिस किया होगा, कहीं-कहीं हल्का सा होल हो जाता है या छेद हो जाता है, तो उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो जो पानी था वो क्या कर रहा है? वो एक प्रेशर तो लगा रहा है, लेकिन अब उसको जगह मिल गई, तो अब जगह निकल गई तो निकलना शुरू हो गया। ठीक है? तो ये जो सेम कॉन्सेप्ट बच्चा मैं बता रहा हूँ ना, ये हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी रक्त वाहिनियाँ हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, ऐसा ही होता है। अब हमारी रक्त वाहिनियाँ हैं छोटी-छोटी, ठीक है? अब इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, तो जब वो ब्लड फ्लो होगा तो सिंपल सी बात है, वो दीवारों पे क्या करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, लगाएगा, ठीक है? तो उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा, रक्तदाब बोलते हैं। मतलब रक्तदाब, नाम से ही पता चल रहा है सब कुछ। देखो, रक्त का दाब, वाहिनियों में, रक्त वाहिनियों में जो रक्त का दाब होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रक्तदाब बोलते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर ही इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखो, अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं, समझा दिया मैंने। यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है। देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे इस फिगर से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं इरेज कर दूं ना, ये ज्यादा गंदा लग रहा है, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। हो गया, देखो क्लीन हो गया, ओके। और ये मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि मजा आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो मेरे पास दो चीजें, एक तो ये धमनी है, पता है आपको, ठीक है। और ये मेरा क्या है, ये मेरा सिरा है, ठीक है, या महासिरा भी इसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेजर होता है, यहाँ पे मेजर है, बाकी यहाँ पे हम सिरा बोल सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ धमनी बोल सकते हैं। खैर कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, तो देखो ये जो हमारा हार्ट है बच्चा ना, वो यहाँ से क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो अब सिंपल सी बात है यार, यहाँ से पंप कर रहा है तो सबसे पहले प्रेशर दे रहा है। अब यहाँ पे जब रक्त को प्रेशराइज करेगा, तो इसमें जो रक्त होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रेस कर रहा है, तो ये जो इसका प्रेशर है वो इनकी नलिकाओं पे भी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा ना। आपने नोटिस किया होगा कि गांव में जब टुबुल से पानी निकलता है, तो जो बहुत बड़ी पाइप बिछाई जाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पानी को ले जाने के लिए, उसमें जब पाइप लीकेज होती है ना, वो बेसिकली कहाँ लीकेज होती है, जहां पे जो पाइप मोटर के पास में होती है, ठीक है। जो पाइप क्या होती है, मोटर के पास में होती है, जैसे यहाँ पास में जो होगी ना, वो पहले लीकेज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चा ना प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाएगी ना, तो वहां पे प्रेशर क्या होता है, वो कम होना शुरू होता है, तो इधर लीकेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है, संभावना कम हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोटर जो है वो डायरेक्टली पाइप के अंदर प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही देखो, ये हमारा हृदय क्या हो गया, एक तरह से मोटर हो गया। अब ये यहाँ से सीधे क्या कर रहा है, पंप कर रहा है ब्लड को, तो मतलब यहाँ से प्रेस कर रहा है ब्लड को। तो सिंपल सी बात है, जो हमारी धमनियां होंगी उसमें जो प्रेशर होगा वो सबसे ज्यादा होगा, दाब सबसे ज्यादा होगा।
अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं महाशिरा की बात करूँ तो सिंपल सी बात है, महाशिरा तो इससे बहुत दूर हो गई ना, तो इसमें भी प्रेशर होता है लेकिन कम होता है, ठीक है? तो अगर कोई पूछे कि धमनी में ज़्यादा प्रेशर होता है या शिरा में, तो आप बोलोगे कि सर धमनी में ज़्यादा होता है और शिरा में कम होता है, ठीक है? क्या प्रेशर किसका? रक्त का, पानी का नहीं, पानी का थोड़े होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। उसके बाद धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुस्थलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुस्थलन दाब कहलाता है। अरे यार, इतना क्यों दिमाग का दही कर रहे हो? ठीक है, देखो, जो हमारा दाब होता है धमनी में वो कितना होता है, लगभग ऑन एन एवरेज, एक एडल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो कितना होता है, 120 mm होता है। ठीक है, ये दाब का मात्रक है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद जो आपका इसमें होता है, किसमें बताओ? धमनी हो गया, धमनी के बाद सिरा, उसमें कितना होता है, 80 mm होता है। ठीक है, कितना होता है बच्चा, 80 mm होता है। क्या ये सच बात है? बताओ, क्या आप यही पढ़ते हो कि धमनी में 120 mm होता है और सिरा में 80 mm होता है? बहुत सारे बच्चों ने ये चीज पढ़ा है, ठीक है, कि सर उसमें ज्यादा होता होगा तो 120 होता है और जो सिरा है उसमें 80 mm होता होगा। लेकिन आप देखो, पढ़ो ध्यान से तो आप कुछ अलग ही दिखेगा, कुछ अलग ही सीन दिखेगा, ठीक है? ये डाउट बहुत ज्यादा लोगों का आता है मेरे पास, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके बता रहा हूँ। धमनी के अंदर रुधिर का दाब सकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशिथिलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिलन दाब कहलाता है। सामान्यतः प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm तथा अनुशिथिलन दाब 80 mm होता है। अब यही तो बात है, सोच के देखो। ये डाउट अक्सर लोग मेरे से बोलते हैं, सर ऐसा ऐसा, जबकि ऐसा नहीं होता है। देखो, अगर आप इस फिगर को अच्छे से देखो तो इसमें आपको एक चीज दिखेगा, क्या? यहाँ से जो मेरा हार्ट है वो क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। तो जब ये पंप करता है ना, जैसे होता नहीं कि पानी में फेंक रहा हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ से ब्लड जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्रेशराइज होगा, ये ऐसे दबेगा तभी तो ऊपर से पानी निकलेगा। अरे कभी आपने सोचा पॉलीथीन में पानी आप भर दो और फिर नीचे से क्या करो, पॉलीथीन को ऐसे करोगे तो पानी क्या होगा, पानी ऊपर की तरफ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो वैसे ही तो है। तो सकुंचन जब इसमें होता है, यहाँ पे जब बच्चा सकुंचन होता है ना, तो ब्लड क्या होता है इसमें, इस महाधमनी में पंप होता है और उस दौरान जो इसमें प्रेशर होता है ना वो हाई होता है। ठीक है, और जब प्रेशर हाई होगा तो लगभग लगभग 120 mm के आसपास होता है। ठीक है, दैट इज ऑन एन एवरेज होता है। ओके, अच्छा, कभी कभी क्या होता है, अब देखो, अब ये जब दबा, अब फिर ये क्या होगा, अरे एक बार जब ये दब गया तो फिर एक बार उभरेगा भी तो, मतलब ये संकुचन हुआ, अब रिलैक्स होगा, रिलैक्स मतलब अपनी पहली वाली अवस्था में आएगा। तो इस केस में सिंपल सी बात है, इसमें दाब क्या होगा, कम होएगा। तो वो वाला दाब क्या होता है, 80 mm होता है। कितना होता है बच्चा, 80 mm होता है। ठीक है, तो अगर आप कभी भी ब्लड प्रेशर थ्रू स्फाइगोमीटर, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, उसके थ्रू जब आप अपने ब्लड प्रेशर को नापते हो ना, तो आपको दो टाइप के दाब देखने को मिलते हैं, रक्त दाब। कौन कौन सा? एक तो सर 120 mm वाला होता है और एक आपका 80 mm वाला होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है? ओके, तो ये वही बात बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, ये देखो आपको दिख रहा है, ये बहुत अच्छा फिगर है। यहाँ पे रक्त दाब दिया गया है कितना, 120, 120/80 दिया गया है, मतलब सकुंचन के दौरान 120 और रिलैक्सेशन के दौरान कितना है, 80 है। ठीक है, 120 प्रकुंचन और 80 अनुशिथिल मापा जाता है। ठीक है, ओके, अब ये देखो नॉर्मल सा आपका एक हैंड बना दिया गया है। ठीक है, ये धमनी का है, देखो धमनी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये वाली एक डिवाइस होती है जो हमारे ब्लड प्रेशर को नापती है, और मैं आपको बताऊं इसको नाम देते हैं स्फाइगोमीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, मैं इसका एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो, ये होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर होता है, सॉरी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होती है कभी कभी। तो इस फाइग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं। अति तनाव को इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? आपको पता होगा, हाइपरटेंशन। क्या होता है बच्चा, हाइपरटेंशन। ठीक है, मतलब कि अगर रक्तदाब क्या है, बहुत ज्यादा है, उच्च रक्तदाब है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोलेंगे। ओके, और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है। अच्छा, सिकुड़ने से क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, देखो ये जैसे हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें मान लो पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें दाब जो है दो तरीके से बढ़ सकता है।
ध्यान से देखो, मान लो ये हमारी धमनी है और इसमें क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इसमें दाब दो तरीके से क्या हो सकता है, हाई हो सकता है। कैसे? या तो इसमें आप ब्लड ज्यादा भर दो, मतलब इसमें ज्यादा ब्लड आना शुरू हो जाए, तो ये क्या, ज्यादा ब्लड आएगा तो सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा, इनकी जो भित्ति है, भित्ति मतलब दीवारों पे क्या करेगा, वो प्रेशराइज करना शुरू कर देगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि ये जो आपकी नलिकाएं हैं ना, जो रुधिर वाहिनियां, ये सिकुड़ जाए। जब सिकुड़ेंगी तो क्या होगा, इनमें स्पेस हो जाएगा कम, और ब्लड तो हमारा वही फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब तब भी ब्लड क्या करेगा, इनके भित्तियों पे एक दाब लगाएगा। ठीक है? तो वही बता रहे हैं कि जब हमारे हमारे नलिकाओं में रक्त का जो दाब होता है बहुत ज्यादा होता है, तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, मतलब हाई बीपी बोलते हैं। भैया हमारी बीपी बड़ी हाई हो चुकी है, ठीक है, हमको दवाई दे दो, हम खाएंगे, ठीक है। तो बीपी की दवाइयां आजकल बहुत बिक रही हैं मेडिकल्स में। मतलब आपको पता है, इतने ज्यादा बीपी मरीज आजकल हो रहे हैं कि आपको बोलते हैं कि 100 में से आपको 30 जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, बीपी के मरीज मिलेंगे। ऐसा कैलकुलेशन थी आज से कुछ टाइम पहले, अभी तो शायद मेरे को लग रहा है बदल चुकी होगी। ठीक है ना? हाँ, अब जैसे मेरा मेडिकल स्टोर है, मैं आपको बच्चा बताता हूँ, मेरा मेडिकल स्टोर है, ठीक है? तो वहाँ पे मेरे मेडिकल स्टोर पे बहुत सारी बीपी की दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है? मतलब बहुत सारी, और डेली खूब निकलती हैं। तो इससे थोड़ा-सा मेरे को आइडिया लगता है कि हाँ यार, बीपी के मरीजों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती चली जा रही है, ठीक है? तो अब क्या है, इन फ्यूचर हमें भी इस टाइप की प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अभी से बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप कौन सी क्लास में हो, आप 10th में हो, ठीक है, तो आप अभी से अगर अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे ना, तो आपको पता है आने वाले टाइम में आपकी बॉडी आपका बहुत अच्छा साथ देगी। लेकिन अगर अभी से आप उल्टा सीधा खाना खाओगे, समय पे सोओगे नहीं, ठीक है, डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, तो फिर इसका जो खामियाजा है ना, इन फ्यूचर आपको देना ही पड़ेगा, ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है? तो खामियाजा मत दो भैया। अभी से क्या करो, अपनी 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 हैबिट को अच्छा करो, ठीक है? हैबिट को अच्छा करना सबसे बेस्ट होता है। इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे और आप जीवन में कामयाबी की तरफ भी क्या करोगे, बढ़ोगे। ठीक है? अच्छा छोड़ो, ये तो हो गई ज्ञान की बातें, ठीक है? ज्ञान मत दो सर, एग्जाम आने वाले, जल्दी से पढ़ाओ, ठीक है? सही बात है। इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है, धमनियाँ सिकुड़ जाएँगी तो सिंपल सी बात है, हाइपरटेंशन क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है यार। अब रास्ते को ही आप, रास्ता जो है, जो मैंने रास्ता इतना दिया है, वो क्या हो रहा है, मतलब पतला हो रहा है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, रक्त जो बहेगा उसको क्या होगी, दिक्कत होगी बहने में, मतलब उसको प्रतिरोध होगा, उसको रोका जा रहा है एक तरह से, इससे धमनी फट सकती है। तो कभी-कभी ऐसा क्या होता है कि जब हमारी धमनियाँ सिकुड़ जाती है ना, तो ब्लड उसमें तो उतना ही फ्लो होता है। तो क्या होता है कि उसकी वजह से धमनियों के फटने का भी डर रहता है, और कभी-कभी फट भी जाती हैं। और जब फट जाएँगी, तो धमनियाँ फटने के बाद क्या होगा? फटने के बाद उसमें से खून निकलना शुरू हो गया। तो वही तो बोल रहा है, आंतरिक रक्तस्रावण होगा, मतलब अंदर ही अंदर क्या होगा, आपके खून क्या होगा, अंदर ही अंदर बॉडी के खून क्या होगा, वो धमनियों से बाहर निकलेगा, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं होता है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये देखो, आपका स्फाइगोमैनोमीटर है, ठीक है, डॉक्टर एंड्रॉइड स्फाइगोमैनोमीटर। अब जो भी है ये, ठीक है। तो इस तरीके से होता है आजकल, पता है बच्चा बिल्कुल बदल चुका है ये। आजकल तो इसका रिवाज खत्म हो गया, लेकिन पहले जो है डॉक्टर इसका ही यूज करते थे। मेरा मेडिकल स्टोर है, उसके सामने एक डॉक्टर बैठते थे, डॉक्टर रमेश, ठीक है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। रिसेंटली उनकी डेथ हो गई कोरोना टाइम में। तो ये चीज़ मैंने उनके पास देखी थी, ठीक है, पहले कभी नहीं देखी थी। एक दिन मैं उनके केबिन में गया, तो बोले, और शशिकांत कैसा है? मैंने कहा एकदम बढ़िया हूँ सर। तो वो इसी को बंद कर रहे थे, ऐसे उन्होंने खोल के रखा था, उसको बंद कर रहे थे, तो मैंने उसको देखा था। मैंने कहा, डॉक्टर साहब ये क्या है ये?" तो उन्होंने बोला कि ये स्फाइगोमैनोमीटर है, इससे जो है ना बीपी का चेकअप करता हूँ मैं। मैंने कहा वाह, कितना बढ़िया है। ठीक है, अब तो आजकल डिवाइस आ गए, डिजिटल डिवाइस, जिसको आप यहाँ पे लगाओ, मस्त बैटरी डालो, एक बटन पिक करो, आपको तुरंत जो है उसका एनालॉग डिजिटल होता है, डिजिटल स्क्रीन होता है, उस पे एनालॉग फॉर्म में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये स्पाइगो मैनोमीटर होता है। तो अब देखो, यहाँ पे मैं दोबारा आना चाहूंगा, देखो आप यहाँ पे ये आपका है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, सेट कर दिया। अब रबर कफ की वायु होती है, ठीक है, अब ये फूल जाता है, ठीक है। देखो, ये जो फूला हुआ पोर्शन है बच्चा ना, ये क्या करता है, इसके ऊपर एक दाब अप्लाई करता है, ठीक है, क्या करता है, दाब। अब आपको न्यूटन का नियम पता है ना, न्यूटन का नियम पता है ना, न्यूटन का नियम होता है कि ये जितना दाब इधर अप्लाई कर रहा है, वो इतना ही इधर करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो एक्चुअल दाब इसके अंदर होता है, वो क्या करता है, इस रबर कफ के ऊपर अप्लाई करता है, तो वही क्या होती है, रीडिंग के फॉर्म में हमको दिख जाती है स्क्रीन पे। ठीक है ना? हम्म ये पारी वाला है, देखो पारा बढ़ रहा है, ठीक है, 120 हो गया, कुछ हो गया इस तरीके से।
ठीक है? तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको क्लीन होगा, ठीक है? मोटी-मोटी जान अब इसका ना एक बार आप फिगर बनाना, ठीक है? किसका फिगर बनाना? आप इस इसमें से थोड़ा-सा हल्का-सा बना के देखना क्योंकि अगर मान लो रक्तदाब आ गया, ठीक है? आपके एग्ज़ाम में, तो रक्तदाब की एक सिंपल सी डेफिनिशन लिख के अगर आपने ये वाला फिगर बना के थोड़ा-सा इसमें अटैचमेंट कर दिया ना ऐसे, तो आपके जो मार्क्स वो बढ़ने के चांसेस हो जाएँगे। मतलब कभी-कभी होता नहीं कि एग्ज़ामिनर चेक कर रहा है, उसको कुछ बढ़िया दिख गया, तो उसने क्या किया, "अरे यार! इसका तो अच्छा लग रहा है, चलो एक काम करते हैं, सबको 3 दे रहे हैं, इसको 4 दे देते हैं।" ठीक है ना? तो आपका क्या हो गया, थोड़ा-सा हट के हो गया। तो जब हट के होता है ना बच्चा, तो फिर एग्ज़ामिनर के हाथ से मार्क्स तो फिसल ही जाते हैं। तो आपको उसके हाथ से मार्क्स फिसल जाए, ये कला आनी चाहिए। तो ये कला क्या है, छोटे-छोटे इन्वेंशन करना शुरू करो, अपने आंसर को रिच करने के लिए, ठीक है? किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछेगा, ठीक है? अब इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक शुरू होता है बच्चा, वो होता है पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन का क्या मतलब होता है? देखो जो पादप होते हैं ना, मतलब पौधे जो होते हैं, उनमें भी क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में तो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है? हार्ट उसको फ्लो कर रहा है और जगह-जगह हर एक अंग को न्यूट्रिशन मिल रहा है और उसकी जो भी ज़रूरत है, खाना मिल रहा है, ठीक है? ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो कौन कर रहा है? वो ब्लड कर रहा है। लेकिन पादपों में भी तो ये चीज़ होनी चाहिए। हाँ, मानता हूँ उनके अंदर ब्लड नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा सिस्टम सेट होना चाहिए कि उनको भी पूरी बॉडी में उनको सारी चीज़ें मिले ताकि वो अपनी पूरी बॉडी को मेंटेन कर पाएँ। तो अब मैं उसी के बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है? कि पादपों में कैसे परिवहन होता है। ओके? ठीक है सर। बताइए सर, जल्दी बताइए। ठीक है, बता रहा हूँ। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है? तो देखो बच्चा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पादप की अगर मैं बात करूँ, कोई पादप का चित्र है? नहीं है, नहीं है। चलो कोई नहीं, ठीक है? मैं थोड़ा-सा आपको कन्क्लूड करके बताता हूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपको पादप में परिवहन अब देखो एक एक मान लेता हूँ मेरे पास एक पौधा है, ठीक है? यहाँ पे एक पौधा बनाता हूँ, ठीक है? बहुत अच्छा-सा पौधा बनाता हूँ। ये इसकी जड़ें हैं ज़मीन में, ठीक है? और ये थोड़ा-सा ऊपर गया ऐसे और फिर क्या हो गया, ये थोड़ा-सा ऐसे बना देता हूँ मैं, ठीक है? ये एक तरह का आपका पौधा है, ठीक है? मस्त जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है? अब इनमें मैं परिवहन पढ़ूँगा, ठीक है? आप सबको पता है कि यहाँ पे सन है, ठीक है? सन से क्या निकलता है भैया? रोशनी निकलती है सर और इसके ऊपर ये पड़ेगी, ठीक है? आपको पता है कि ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? सर पादपों में जो खाना बनता है, उनका जो न्यूट्रिशन है वो किसके थ्रू मिलता है हमको? प्रकाश संश्लेषण के थ्रू मिलता है। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये बात सबको पता है, ठीक है? ओके। इस क्रिया में कच्ची सामग्री के रूप में क्या-क्या हमको ज़रूरत होती है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसमें हम क्या-क्या यूज़ करते हैं? पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जो पौधे होते हैं वो एनवायरनमेंट से अचीव करते हैं। उसके बाद वाटर की बात करें तो वाटर कहाँ से लेते हैं बच्चा? वाटर वो अपनी जड़ों से लेते हैं, ठीक है? उसके बाद सूर्य का प्रकाश ये तो सर ऑटोमेटिक मिल जाता है यहाँ से, ठीक है? तो ये जो कच्ची सामग्रियाँ आपको दिख रही है ना, इन्हीं का यूज़ करके जो पादप होते हैं वो क्या कौन-सी क्रिया करते हैं बच्चा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं, ठीक है? इस क्रिया में CO2 जैसे पदार्थ पादप लेते हैं, सिंपल सी बात है बता दिया। अब देखो ये कच्ची सामग्री जो बनी बच्चा ये तो ठीक है प्रकाश संश्लेषण में काम आया उसके थ्रू जो पौधा है उसने फूड बनाया लेकिन फिर भी पादपों को नाइट्रोजन फास्फोरस लोहा कैल्शियम की आवश्यकता होती है ठीक है अब इसके अलावा जो कच्ची सामग्री है कौन कौन सा CO2 जल और सूर्य के प्रकाश के अलावा इनकी भी जरूरत पड़ती है जैसे नाइट्रोजन हो गया ठीक है आपका फास्फोरस हो गया ठीक है आपका लोहा हो गया और कैल्शियम हो गया, ठीक है? तो ये भी क्या होती है इसकी भी रिक्वायरमेंट इनको होती है। तो अब ये कहीं बाहर से तो इसको ले नहीं सकते क्योंकि ये बाहर मौजूद ही नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, अपनी जड़ों से इन चीज़ों को लेते हैं, ठीक है? अपनी जड़ों से क्या करते हैं, इन चीज़ों को लेते हैं, ठीक है? उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, मृदा में प्रचुर मात्रा में खनिज लवण होते हैं। तो इनको खनिज लवण की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से लेते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, जड़ों से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। अवशोषण मतलब उसको सोख लेते हैं। पानी में जो पानी पा सॉरी मृदा में मिट्टी में जो पानी होता है उसको क्या करते हैं, ये सोख लेते हैं। ठीक है? अवशोषण करते हैं, ओके। छोटे पौधों में विसरण द्वारा पानी का परिवहन होता है। ये क्या होता है सर? देखो, आपको पता है मैंने डिफ्यूज़न के बारे में बताया है। डिफ्यूज़न क्या होता है? जब हम वो पढ़ रहे थे, अमीबा का केस पढ़ रहे थे, ठीक है? तो वही सेम अमीबा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है।
तो जो छोटे पौधे होते हैं बच्चा ना, जो छोटे पौधे होते हैं, उनमें जो ये अवशोषण की क्रिया होती है, जैसे जल और खनिज का अवशोषण कर लिया, तो ये विसरण के माध्यम से होता है। तो सबसे पहली बात कि विसरण होता क्या है, दोबारा बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करता है, फ्लो होता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या है, एक एक बर्तन है, बर्तन में आपने पानी डाला और पानी में जैसे ही आपने चीनी डाला तो चीनी अचानक से क्या होती है, जहां पे गिरती है वहां से सब पूरी जगह क्या होती है, घुल जाती है, मतलब चलना शुरू होती है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्रिया है ये क्या बोली बोली जाती है, विसरण बोली जाती है। मतलब कम सांद्रता से, सॉरी, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मटेरियल का फ्लो होना क्या बोला जाता है, विसरण बोला जाता है। इसी को इंग्लिश में हम डिफ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चा, डिफ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो छोटे पौधे होते हैं उनमें ये क्रिया किसके थ्रू होती है, डिफ्यूजन के थ्रू होती है। ठीक है। विसरण हो जाता है, क्यों, क्योंकि छोटे पौधे हैं तो सारे अंग भी पास पास में होंगे, और मतलब पूरी बॉडी क्या है, जमीन जमीन के पास में होगी। ठीक है। उनके बीच डिस्टेंस कम होगी, तो विसरण प्रक्रिया क्या होगी, हो जाएगी। बट अगर पौधा बहुत बड़ा है तो सर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट उसके लिए प्रकृति ने अलग व्यवस्था कर रखी है। ठीक है। सबके लिए अलग अलग चीजें प्रकृति ने निर्धारित करके रखा है, हमारी नेचर ने निर्धारित करके रखा है। ठीक है। ओके। देखो पादपों में बेसिकली होता क्या है, एक स्लाइड और है मेरे पास। ठीक है। ये वाली स्लाइड है, तो सेम ये वाली स्लाइड और ये सेम है, इसमें दोनों में फर्क नहीं है। तो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है। क्या रीड करेंगे, पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है, और पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, खनिज लवण हो गया, और के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत होती है। ठीक है, उसका यूज करती है। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण किससे होता है बच्चा, जड़ों द्वारा होता है, जो मृदा के संपर्क में रहते हैं किया जाता है। ठीक है। ओके। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व उच्च सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से क्या होती है, विसरित हो जाती है। देखो क्लोरोफिल के थ्रू क्या बनता है, खाना बनता है, किसका, पौधों का। ओके। और जो कच्ची सामग्री हमें जड़ों से मिलती है, अगर उन सबके बीच जो है डिस्टेंस कम है, मतलब दूरी कम है, तो क्या होता है, ये प्रक्रिया विसरण के थ्रू हो जाती है। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती हैं, मतलब कि ये तो छोटे पौधों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अगर पौधा बहुत बड़ा है तो क्या हम करेंगे, तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली क्या होती है, आवश्यक होती है। मतलब देखो मैंने क्या बताया कि देखो छोटे पौधे उनमें तो विसरण हो गया, लेकिन जो बड़े हैं वो विसरण हर जगह पॉसिबल नहीं है ना। अरे भाई मानता हूँ ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चीजें फ्लो होती है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो फ्लो नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि जब दूरी बढ़ती है तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि प्रकृति ने अलग व्यवस्था कर रखी है। ठीक है। उसके बाद देखो हम जानते हैं कि पादपों में जो परिवहन होता है बेसिकली उसके लिए दो नलियां होती है, पहले को जाइलम बोलते हैं, दूसरे को फ्लोएम बोलते हैं। ये बात सब लोग जानते हैं। ठीक है। जाइलम के नाम से ही पता चला, ज फॉर जल और खनिज लवणों का क्या होता है, वहन होता है। जैसे अगर कोई बहुत बड़ा पेड़ है, पौधा है, तो उसमें अगर खनिज लवणों का वहन हो रहा है तो उसमें कौन योगदान दे रहा है, जाइलम, और जाइलम दे रहा है। जल और खनिज का वहन किसके थ्रू होता है, जाइलम। ये छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो पौधों के अंदर होती है। ठीक है। और एक टाइप की जो नलिका होती है उसको हम फ्लोएम बोलते हैं। ये किसका वहन करती हैं, ये भोजन या फिर खाद्य पदार्थों का वहन करती हैं। ठीक है। आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है। हाँ। उसके बाद है, ठीक है। ओके। उसके बाद बच्चा देखो, तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम दो बहुत बेसिक पार्ट होते हैं किसके, परिवहन के। ठीक है। पौधों में जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवण का वहन करता है, फ्लोएम क्या करता है, भोजन या खाद्य पदार्थों का निर्माण करता है। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में फर्क पढ़ेंगे कि दोनों में फर्क क्या होता है। तो पहला फर्क तो हमने पहले ही पढ़ लिया, क्या, कि जाइलम द्वारा जल और उसमें घुले लवणों का संवहन होता है। ठीक है, पहला ही फर्क हमने इस स्लाइड में पढ़ा कि जल और खनिज लवण का वहन करता है।
फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो है वो भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। संवहन का मतलब कि भोज्य पदार्थ बनते कैसे हैं? प्रकाश संश्लेषण से बनते हैं, और प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है सर? पत्तियों में होता है। तो सिंपल सी बात है, फ्लोएम से पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पदार्थों का क्या करते हैं? संवहन करते हैं। तो बहुत बेसिक फर्क है ये, ठीक है? अच्छा, आप देखो, यह निर्जीव ऊतक है। निर्जीव ऊतक का मतलब क्या होता है? कि इनमें जो ऊतक होते हैं वो निर्जीव होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा? निर्जीव होते हैं, ठीक है? हाँ, अब और इसमें क्या है देखो, इसमें देखो संवहन भी होता है, ठीक है? मुख्यतः संवहन नलिकाओं से होता है, ठीक है? इसमें भी मुख्यतः चलनी नलिकाएँ होती हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस इसका नाम थोड़ा अलग-अलग कर दिया गया है, ठीक है? आप ये कह रहे हैं कि जाइलम की जो भित्ति होती है बहुत मोटी होती है, मतलब उसकी जो दीवारें होती हैं, किसकी? जाइलम की, वो बहुत मोटी-मोटी दीवारें होती हैं। और जबकि फ्लोएम की जो दीवारें होती है वो कम मोटी होती हैं, ठीक है? इसका रीज़न ये हो सकता है कि जैसे वाटर और खनिज लवण, ठीक है? ये क्या होता है, पौधों को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंपल सी बात है, नली है तो उसमें ज़्यादा चीज़ें आएँगी, तो अगर भित्ति मोटी नहीं होगी तो फट नहीं जाएगी। फटने का भी तो दिक्कत आ सकता है, तो सेम ये फ़र्क होता है, ठीक है? तो इनकी भित्ति कम मोटी होती है और जाइलम की भित्ति बहुत मोटी होती है, ठीक है? यहाँ तक आपको क्लीन है? ठीक है। अब इसी चीज़ को देखो, ये तो ऐसे हो गया, इसी में देख लेते हैं हम दोबारा। तो सिंपल वही बात, दोबारा वही स्लाइड बन गई है, ठीक है? जाइलम द्वारा जल और मतलब फला-फला-फला, ठीक है? आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसको पढ़ो, रिवाइज़ करो और बढ़िया से इसको करो, ठीक है? अगर आप नहीं करोगे ना तो एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत होगी। तो एक-एक पॉइंट को समझो। देखो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखो, डिटेल में जाने का जो टाइम था वो गया। अब हमें क्या करना है, हमें वो पढ़ना है जो हमारे लिए ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, ठीक है? अभी फ़िलहाल आप ज़रूरी चीज़ें अच्छे से पढ़ लो, फिर बाद में अगर मन करेगा तो पढ़ लेना, उसमें क्या है। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है, ठीक है? एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू एक-एक चीज़ सोचो कि क्या-क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। ये बैठ के आपको अपनी बुक पे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी सर, ठीक है? और आपको वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आने वाला है। गेस करो कि क्या आ सकता है। जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहले तो उनको सबको कर डालो अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है? और इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है कि आप लोग क्या करो ना, अपने प्रीवियस ईयर पेपर 3 साल, ज़्यादा नहीं 3 साल को एकदम अच्छे से कर लो। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ सर, 3 साल का पेपर आपको फिंगर टिप पे अगर है, फिंगर टिप का मतलब एक-एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है, तो कहीं न कहीं आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएगा, ठीक है? तो ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो कि यहाँ से पढ़ ले, वहाँ से पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, नहीं, कुछ नहीं। 3 साल का पेपर उठाओ, बिल्कुल फ़ोकस हो जाओ सर उस पे, ठीक है? उसको अच्छे से करो, ठीक है? अगर आपने इतना कर लिया ना तो मैं आपको बताऊँ, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ मैं इस सेशन को फिनिश करता हूँ। आप लोग अच्छे से रिवाइज़ करो, कल हम इसके आगे वाला टॉपिक कवर करेंगे और ठीक है, बढ़िया, खुश रहो, आबाद रहो और दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश इंसान बनो। ओके बच्चा, गुड बाय।